बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ऐसा लगता है कि हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ लड़ाई को आखिरी मरहले की तरफ ले जा रही है और एक्सट्रीम पोजीशन ले रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती है कि बस आर या पार, इसमें अगर उनका नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उनको सियासी शहीद होने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त उनकी हुकूमत तो है मगर वो कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं और अपनी साख को बेहतर नहीं कर पा रहे। उनकी तेज़ी के साथ उनकी साख ख़राब हो रही है, तेज़ी के साथ उनकी हुकूमत की मकबूलियत ख़त्म हो रही है, महंगाई होने वाली है, बिजली के बिल और गैस की कीमतों ने और पेट्रोल की कीमतों ने जो है वो जीना तबाह कर दिया है लोगों का। ऐसी सूरत हाल में शायद वो लगता है उनको कि वो लड़ाई को आखिरी मरहले पर ले जाएं और उसमें अगर वो सियासी शहीद भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, उससे उनको फ़ायदा ही होगा, नैरेटिव बिल्डिंग का मौका मिलेगा, नैरेटिव बनाने का फ़ायदा मिलेगा। शायद वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब देखिए, और अफसोस की बात यह है कि काजी फैसल साहब उनके इस खेल में शामिल हैं। और काजी फैसल साहब जो हैं, जिन्होंने एक फ़ैसला दिया और उनका 8-5 से उनको ये महसूस हुआ कि शायद उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने फेयर तरीके से अपनी एक ओपिनियन दी, बाकी जजेस ने अपनी एक ओपिनियन दी, जिसकी अक्सरियत हुई उसका फैसला हो गया। अब काजी फैसल साहब को इससे क्या लगे कि किसके हक में फैसला गया है, 5 जजेस ने किसके हक में दिया, 8 जजेस ने किसके हक में दिया, 2 जजेस ने क्या है। काजी फैसल साहब ने अपनी दानिश में जो बेस्ट लगा बतौर जज, उन्होंने वो फैसला दे दिया, बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको दिल पे ले लिया है और अब वो हुकूमत के साथ मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत हासिल की जाए। अक्सरियत हासिल करने की ज़रूरत भी है और अक्सरियत हासिल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कल मैंने ये कहा था कि अगर एक अदालत के 8 जजेस 13 में से अगर 8 जजेस वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी चाहिए, तो वो 8 जजेस कैसे फिर तहरीक इंसाफ को बैन करने के फैसले पर जाएंगे? तो ये सवाल मैंने उठाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्सरियत तो इस वक्त काजी फैसल साहब के साथ नहीं खड़ी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने फैसला किया है कि एडहॉक बेसिस पर चंद जजेस को हायर किया जाए, 4 जजेस को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की तादाद पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं और 2 भी नहीं बल्कि 4 एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। और उन 4 में को चुन चुन के वो जजेस रखा गया है जिनके बारे में यकीन हो काजी फैसल साहब को कि ये जो है वो मेरे ट्रस्टेड होंगे और मेरा साथ देंगे। जिनमें से एक तो तारिक मंसूर साहब अभी गए हैं और हम जानते हैं कि वो सीनियर प्योन जज थे और हम जानते हैं कि काजी फैसल साहब जो हैं उनका और इनका क्या कुर्बत का ताल्लुक़ था। और उसके अलावा जस्टिस बाकर नजफी जो हैं वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब, उनको जो है वो ऑफ़र किया गया है। और मकबूल बाकर आप देखें कि अभी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे सिंध में। मकबूल बाकर साहब जिनके इलेक्शंस पर काफ़ी एतराज़ात उठे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में नाकाम रहे हैं, फ्री एंड फेयर माहौल देने में इलेक्शन के लिए नाकाम रहे हैं या फिर किसी फरीक का हिस्सा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये अदालत जिसमें वो फुल कोर्ट में आकर बैठेंगे, इस अदालत के पास ही इलेक्शंस के सारे जो इलेक्शंस हुए हैं उसके जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आने हैं। इन इलेक्शंस के केसेस का जब सुप्रीम कोर्ट में लगना है और उनसे मुताल्लिक जो है वो चीज़ें आएंगी, तो ख़ुद मकबूल बाकर जो कि उस इलेक्शन के सेटअप का हिस्सा थे, वो बैठकर उन केसेस को सुनेंगे। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ढूंढ के ऐसे जजेस को लगाने की कोशिश की जा रही है, एडहॉक जजेस को, कि जिनसे काजी फैसल साहब की अक्सरियत हो जाए। अब आप अपनी अक्सरियत को हासिल करने के लिए इस तरह के जब काम करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर आप देखिए कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कम और एक सियासी जमात के रहनुमा ज़्यादा दिखेंगे। तो अब इस उसूल को कि जो यानी आप देखें ना कि ऐसे वक्त में कि जब एक अदालत में अक्सरियत की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये फ़ैसला करना, इसका मतलब है आप एक रास्ता दे रहे हैं आइंदा आने वालों को भी कि जब भी किसी चीफ जस्टिस की अक्सरियत ना रहे तो एडहॉक जजेस लगा ले। तो ये एक ऐसा हो जाएगा। देखिए ना, 2015 के बाद कोई एडहॉक जज नहीं लगा था और उसको डिस्करेज किया गया। आज एतजाज़ हसन बता रहे थे कि जब से ये अंग्रेज़ के ज़माने से कानून बना है सवाबदीद का, सवाबदीदी इख्तियारात जब चीफ जस्टिस को हासिल हैं, तो उसको कम करने की कोशिशें होती रही हैं मुख्तलिफ तरीके से कि सवाबदीद किसी को शख्स को ना दी जाए। उसकी वजह यह है कि फिर कोई शख्स जो है वो बतौर शख्स काम करने लगता है, फिर वो बतौर इदारा काम नहीं करता। तो फिर वो अपनी जब सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करेगा तो फिर वो इसी तरह की चीज़ें करेगा। अब काजी फैसल साहब ने भी अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया है एडहॉक जजेस लगाने के लिए, और मकसद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अक्सरियत हासिल हो जाए। यानी कोई भी जज अगर उसके पास अक्सरियत नहीं है तो वो इस तरह के फ़ैसला करके एडहॉक जजेस लगा के अपनी अक्सरियत हासिल कर ले, ताकि वो अपनी मनमर्जी के फ़ैसले करे। और मनमर्जी के क्या फ़ैसले करे, उसको एक्सटेंशन चाहिए। अब काजी फैसल को लगता है
कि उनकी एक्सटेंशन जो है वो इस हुकूमत के हाथ में है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से फैसले करने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अक्सरियत हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी लगाने के लिए इस वक्त तो अक्सरियत नहीं है, लेकिन ये 4 एड हॉक जजेस आ जाते हैं तो शायद अक्सरियत बन जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर आप किसी हुकूमत को ख़त्म करेंगे, यानी पार्टी को ख़त्म करेंगे, तो उसके साथ साथ उसकी हुकूमतें भी जाएंगी। यानी अगर PTI फ़र्ज़ करे बैन हो जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी चली जाएगी। पंजाब के सारे MPs डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो PTI के टिकट पर आए हुए हैं। यहाँ कौमी असम्बली के तमाम लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए हुए हैं या उनकी हिमायत से आए हुए हैं। तो ऐसे में आधा वफाक खाली हो जाएगा, आधा पंजाब खाली हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पूरा फारिग हो जाएगा। लेकिन इसमें शायद ये इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश की जाए कि चूंकि ये लोग PTI के टिकट से तो आए ही नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करते, ये तो चलते रहें। और वफाक में भी चूँकि नेशनल असम्बली में भी चूँकि ये PTI के टिकट पर नहीं आए हुए हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही चलने दें और इनको हम डिस्क्वालीफाई ना करें और PTI को बस बैन कर दें। लेकिन याद रहे कि जब तक PTI को बैन करने का मरहला आएगा तब तक तो ये तमाम MNAs MPs यानी सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट का जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा और तहरीक आज़ाद उम्मीदवार सारे तहरीक इंसाफ में जा चुके होंगे। तो फिर वो तहरीक इंसाफ ही क्यों होंगे, फिर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर ये डिस्क्वालीफिकेशन हो जाती है सबकी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूट जाती है, बाकी असम्बलियों से लोग निकल जाते हैं, नेशनल असम्बली से लोग निकल जाते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा? क्योस होगा। उसके नतीजे में मुल्क में एक ऐसी बेचैनी और अफरा तफरी होगी। उसके नतीजे में ऐसा नहीं होगा कि ये 400 सीटों पर दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, बल्कि इसके नतीजे में होगा ये कि जनरल इलेक्शन की तरफ माहौल चला जाएगा। और क्या इस वक्त मुल्क जनरल इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है? इन हालात में अगर होना है, जनरल इलेक्शन होना है, तो फिर तमाम तरह की बेचैनियों, परेशानियों का क्योस और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो सारे का ख़ात्मा करने के बाद इलेक्शन होने हैं, जिस तरह से मुल्क की सियासी जमातें मांग रही हैं। ऐसा नहीं है कि 2024 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए आप जो है वो दोबारा से इलेक्शन करा दें, ये मुमकिन नहीं है। ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने, मज़ीद तबाही की तरफ ले जाने वाली बात होगी। तो इसलिए जो खेल काजी फैसल साहब अपनी सिर्फ एक्सटेंशन के लिए खेल रहे हैं, अपनी पाव वोटे के लिए पूरा बकरा पाकिस्तान का ज़िबा कर रहे हैं, तो ये मेरा ख़्याल है कि बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए और अपनी सियासी जमात के इंटरेस्ट के लिए और एक सियासी जमात जिससे आपको बोझ है, जिसके बारे में आप कीना रखते हैं, उसके ख़ात्मे के लिए आप अपनी अक्सरियत हासिल करने के लिए इस तरह की चीज़ें करें। मेरा ख़्याल है कि ये फार्मूला अब चलेगा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हुकूमत हर हरबा इख्तियार कर रही है और हर एक्सट्रीम पर जा रही है कुछ भी करने के लिए। और जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वो कहते हैं कि माइट इज़ राइट, यानी जिसकी ताकत है बस, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है बस उसी का चलेगा। वो कहते हैं कि बस ठीक है, फिर अब अगर हमारे पास जो कुछ है हम कर लेते हैं और जो कुछ आपके पास है वो आप कर लें। तो ये उसूल उन्होंने वज़ा किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा है। माइट इज राइट है ना, फिर तो माइट इज राइट में फिर कौन सा असूल होता है? फिर तो सिर्फ माइट ही असूल होता है ना। तो फिर ये रोना धोना बंद करें, फिर ठीक है, जो इनसे बन पड़ता है ये करें, जो हमसे बन पड़ेगा हम कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बस ठीक है, फिर जिसकी ताकत है उसी का हुक्म चलेगा। यानी ये तो जंगल का कानून हुआ ना कि शेर के पास ताकत है तो शेर जो है वो फिर चाहे जिस पर हमला कर दे, कोई कानून तो है नहीं। तो फिर यहाँ पर आइन को उठा के आप तय करके आइन की किताब को किसी गड्ढे में फेंक दें और आप कहें कि जी कानून आइन कुछ नहीं है, बस जिसके पास ताकत है वो कर लें। आज साहिबजादा हामिद रज़ा ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि चलिए अगर आप इस उसूल पे आना चाहते हैं माइट इज़ राइट, तो ठीक है, इसी उसूल पर खेलते हैं, लेकिन फिर अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल करनी है। फिर आपने किसी इदारे का सहारा नहीं लेना, फिर आपने किसी की कुव्वत के साथ नहीं लड़ना। फिर आएँ, मैदान में आएँ और माइट इज़ राइट के उसूल पर ही खेल लेते हैं। आपके पास ताकत है तो आप लड़ लें, हमारे पास ताकत है हम लड़ लें, लेकिन फिर आप इदारे की सपोर्ट छोड़ दें, ये उन्होंने कहा। और देखें राना सनाउल्लाह साहब तो वाज़े तौर पर आप कह रहे हैं ना कि भाई या तुम नहीं हो या हम नहीं हैं, फिर अब हम जो कर सकते हैं करेंगे, उसूल कोई नहीं है, ज़ाब्ता कोई नहीं है, बस ठीक है ताकत है, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तुमने करना तुम भी करके देख लो, तुम्हें हम निबड़ लेंगे। तो ये तो गली मोहल्ले के लड़कों की तरह की बातें राना सनाउल्लाह ने शुरू कर दी हैं कि मैं तेनू वेख लांगा, तू जो कर सकना है कर ले, जो तू मेरा कर सकना है कर ले। ये बातें राना सनाउल्लाह ने करना शुरू कर दी हैं टॉक शोज़ में बैठ के, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि राना सनाउल्लाह
अपना माइंडसेट शो कर रहे हैं और इस वक्त अना और ज़िद को उस सतह पर ले जा रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान का भले ही जितना नुकसान हो जाए। वो कहते हैं कि जी और भाई आप होते कौन हैं, आप हैं कौन, आप एक हारे हुए शख्स हैं, आप 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत नहीं सके, आपके पास मैंडेट नहीं है, आपकी जमात के पास मैंडेट नहीं है और आप मनसब पर बैठ के ललकार रहे हैं कि बस ठीक है जो तुमसे होता है कर लो, जो मुझसे होता है मैं कर लूँगा। ये राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं ये आ गए ना अगर तो इन्होंने फिर 8 फरवरी के इंतखाबात पर हमला करना है। ये वही बात है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने की थी। इन्होंने कहा कि अगर हम इनको हम PDM की हुकूमत ना गलाते और इनको ख़त्म ना करते तो फिर ये हमारे ख़िलाफ़ केसेस बना के और हमें कन्विक्ट करते। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि देखें ना जी ये तो फिर इस तरह तो ये 8 अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात पर हमलावर होंगे। तो भाई आप हारे हुए शख्स हैं, 70,000 के वोटों से आप एक खातून बुजुर्ग खातून से हारे हुए हैं, आपको तो डरना ही चाहिए। जैसे सही डर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, ठीक डर रहे हैं। सुनिए ज़रा ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, फाइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करें। तो ये देखें ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि काजी फ़ाइज़ साहब जैसे ही जाएंगे तो ये तो ट्राइब्यूनल्स काम करने लगेंगे, ये तो इलेक्शन खुल जाएंगे, हल्के खुल जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। और हार तो वो यकीनन गए हुए हैं। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब खुद रात को सोने से पहले अपनी शिकस्त तस्लीम करके टीवी पर चले गए थे। सुबह 2 घंटे के लिए सब सोए हैं तो सारे रिजल्ट चेंज हो गए और 60-70 हज़ार के वोटों से वो हार रहे थे। सब टेलीविज़न चैनल्स पे चल रहा था, फ़र्क नज़र आ रहा था। और डार साहब जो हैं उनकी वालदा से, उस्मान डार की वालदा से वो इतनी बुरे तरीके से हार गए कि ज़िंदगी में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा और अब बढ़ के मार रहे हैं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। ख्वाजा साहब आप एक हारे हुए शख्स हैं, आप तस्लीम करें आप हार गए हुए हैं, आप जाली तौर पर MNA बने हुए हैं, आपने किसी का हक मारा है, आपने गसब किया है किसी का हक और आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के हॉल में दाखिल होने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपको कुर्सी पे बैठाया गया और आप वजीर बने बैठे हैं, काबीना का हिस्सा बने बैठे हैं। तो ख्वाजा साहब जो डर रहे हैं वो ठीक डर रहे हैं, उनको डरना ही चाहिए कि जब काजी फ़ाइज़ की सपोर्ट हटेगी। आप देखिए ना पिछले साल इलेक्शन होने थे लेकिन उन्होंने इलेक्शन को ड्रैग किया करते तब तक लेकर आया जबकि काजी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस नहीं बन गए, क्योंकि इनको यकीन था कि चीफ जस्टिस आएंगे उनसे वो हमारी मदद करेंगे। चीफ जस्टिस ने उनकी मदद की, बल्ले का निशान छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। जस्टिस जो बाकी नजफी का फ़ैसला था कि एग्जेक्टिव और अदलिया एग्जेक्टिव से ना दें ROs जो हैं वो बल्कि अदलिया से दें, उसको उड़ा दिया। बहुत कुछ किया काजी फ़ाइज़ साहब ने और सपोर्ट करके फिर भी इनको जेन्युइन तरीके से हुकूमत में नहीं ला सके। आज PMLN उनको पे बैक करने की कोशिश कर रही है और उनको पे बैक अपनी ज़ाती गरज के लिए कर रही है कि काजी फ़ाइज़ जितना अरसा रहेंगे उतना अरसा हमें फ़ायदा होता रहेगा। तो डरे पड़े हैं ख्वाजा आसिफ, वो समझते हैं कि नहीं अगर तो ये आ गए तो फिर अगर काजी फ़ाइज़ जब चले गए तो फिर हमारा पुरसाने हाल कौन होगा, फिर हमें कौन बचाएगा। तो इस बयान के पीछे यही फ़िक्र है जो हमें नज़र आई है। आखिरी बात यह है कि देखिए इस वक्त जो दुनिया के अखबार में बड़ी अच्छी रिपोर्ट छपी है और उसमें बताया गया है कि IPPs की वजह से पाकिस्तान महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया, जहां पर फ़ी यूनिट 80 रुपये तक है। पूरी दुनिया में कहीं पर इतना महंगा यूनिट पैदा नहीं हो रहा। यानी आप सोचें कि घरेलू सार्फिन को 60 रुपये यूनिट मिल रहा है, कमर्शियल सार्फिन को 80 रुपये यूनिट मिल रहा है, इंडस्ट्री के लिए 40 रुपये का यूनिट है, कारोबार बंद हो रहा है, जो सनतें हैं वो ठप हो रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि IPPs के साथ मुआहिदे किए गए हैं और ऐसे मुआहिदे किए गए हैं कि आप उनसे बिजली ले ना लें लेकिन आपने उनको पेमेंट करनी है, अरबों रुपए सालाना पेमेंट करनी है। अब और देखें इसमें बताया गया है कि 1994 में बेनज़ीर की हुकूमत ने, 2002 में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने और फिर और ज़ाहिर है उस वक्त काफ़ी की हुकूमत आगे से इलेक्शन हो गए और 2015 में फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो मुआहिदे किए हैं, नून लीग की हुकूमत ने जो मुआहिदे किए हैं 2015 में, यानी 13 में इनकी हुकूमत बन गई। ये जो कोयले से चलने वाले कारखाने लगाए हैं, साहिवाल कोल प्लांट जो लगाया है उसमें आप साउथ अफ्रीका से कोयला मंगाते हैं, थर पार्कर से नहीं लाते, साउथ अफ्रीका से कोयला मंगाते हैं। एक तो उसकी वजह से डॉलर जो हैं वो बाहर जाते हैं और फिर वो बहुत महंगा पड़ता है,
फिर आपने उन कंपनियों से मुआहदे किए हुए हैं कि जी ठीक है, आपसे पूरी बिजली हम ले ना लें, हम आपको पूरी पेमेंट करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन मुआहदे किए गए पूरे निज़ाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। इन मुआहदों के तहत बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, उसकी कीमत हर सूरत अदा करनी पड़ती है, और वो भी डॉलर्स में। और नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक IPPs की औसतन 47.9% बिजली इस्तेमाल की जा रही है, मगर IPPs को अदायगियाँ 100% की जा रही हैं। IPPs खुद ये नेपरा की रिपोर्ट बता रही है कि 48%, 47.9% बिजली इस्तेमाल करते हैं पावर कंपनियों की, IPPs की 47.9% बिजली इस्तेमाल करके उनको 100% अदायगी की जा रही है। और फिर वो कहते हैं कि दूसरी तरफ रुपए की कदर गिरती है, कदर के बायस कैपेसिटी पेमेंट्स का हजम मजीद खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगा है। यानी ज़ाहिर उनको डॉलर्स में आपने पे करना है, रुपया गिर भी जाएगा, आपने डॉलर्स में पे करना है, रुपयों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो लाखों रुपए बैठे बैठे बढ़ जाते हैं। फिर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स की रकम 185 अरब रुपए थी, जो 2024 में 2010 अरब रुपए सालाना तक पहुंच चुकी है। फिर वो कहते हैं इस वक्त मुल्क में सबसे महंगी बिजली इंपोर्टेड कोयले से 60 रुपये फी यूनिट तक पैदा हो रही है। तो ये है इस वक्त मुल्क का हाल। और ये बेशर्मी के साथ बातें करते हैं कि हमने देखें मुआहदे, हमने मुल्क में अंधेरों का खात्मा किया। ये इस तरह मुल्क में अंधेरों का खात्मा किया और आज बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करके ये आपको बिजली जला के दे रहे हैं 80 रुपये यूनिट। जो यानी पिछले दिनों मैं देख रहा था, कल परसों एक खातून कह रही थी मैंने अपने बच्चे को स्कूल से उठा लिया क्योंकि मैं उसकी फ़ीस नहीं दे सकती क्योंकि मेरा बिजली का बिल 40,000 आया। अब किसी की आमदन 50,000 रुपये हो, वो 40,000 बिल दे दे तो बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा और खाएगा क्या और इलाज कहाँ से कराएगा। तो ये है हालत इस वक्त इस हुकूमत की, जो कि जाली वोटों पर और काजी फाइसा साहब के को एक्सटेंशन देकर अपना वजूद बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। जबकि एक आम तासुर यह है कि काजी फाइसा जैसे ही गए और ट्राइब्यूनल्स ने काम किया और 45 सीटों पर फैसला होना है, 40 से 45 सीटों पर अगर ट्राइब्यूनल में फैसला हो गया तो जाहिर है ये हुकूमत तो बरकरार रह ही नहीं सकती। फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, ये हुकूमत घर जाएगी और उसके नतीजे में फ्रेश इलेक्शन होंगे। इसी से ख्वाजा आसिफ डरे हुए हैं, इसी से राना सनाउल्लाह डरे हैं। तो ये जो नून लीग इमरान खान पर हमला आवर है, ये अपनी बका के लिए है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। अपनी बका की खातिर वो ये सब करने लगे। मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।